हाँ जी, नमस्कार साथियों। आपका ये लास्ट चैप्टर है साझेदारी फर्म का विघटन। इससे पहले लास्ट वीडियो में 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उन चैप्टर में साझेदारी लेखांकन के अंतर्गत आधारभूत अवधारणाएँ पढ़ चुके हैं। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किस प्रकार से होता है, यानी साझेदार का प्रवेश और साझेदार की सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु पर किस प्रकार से व्यवहार किए जाते हैं। अब आपका लास्ट चैप्टर बचा है साझेदारी फर्म का विघटन। इसमें आज पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का विघटन किस प्रकार से किया जाता है और फर्म का विघटन किस प्रकार से होता है और साझेदारी फर्म का विघटन तथा फर्म के विघटन में क्या-क्या डिफरेंसेस है, खातों का निपटारा किस प्रकार से किया जाता है, वो लास्ट में पढ़ेंगे लेखांकन व्यवहार किस प्रकार से किए जाते हैं। देखो, जब व्यापार स्टार्ट किया जाता है, 2 या 2 से अधिक साझेदारों द्वारा व्यापार स्टार्ट किया जाता है। पर व्यापार निश्चित समय के लिए होता है या अनिश्चित समय के लिए होता है, लेकिन व्यापार में कई बार कई प्रकार की बाधाएं आ जाती है। वो आगे बढ़ेंगे किस प्रकार की प्रोसेस होती है। उसके पश्चात में एक निश्चित समय पश्चात में फर्म को समापन किया जाता है, यानी फर्म को विघटित कर दिया जाता है, जिससे व्यापार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। देखो, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 यानी 39 के अकॉर्डिंग सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी के विघटन को फर्म का विघटन कहा जाता है। देखो, अगर दो जब व्यापार किया जाता है साझेदारी के रूप में, तो 2 या 2 से अधिक पार्टनर व्यापार करते हैं। अगर इनसे कम संख्या रह जाती है, 2 से कम संख्या रह जाती है, तो स्वाभाविक रूप से फर्म का विघटन हो जाता है। उसे साझेदारी का विघटन भी कहा जाता है तथा साथ में फर्म का विघटन भी कहा जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि अगर साझेदारी का विघटन होता है, तो फर्म का विघटन ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन फर्म का विघटन होता है, तो साझेदारी का विघटन स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक हो जाता है। देखो, इससे फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा विघटन के पश्चात फर्म की पुस्तकों को बंद कर दिया जाता है तथा कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं होती है। जब फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो फर्म की या व्यापार की पुस्तकों को बंद कर दिया जाता है तथा व्यापार में किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती है। विघटन के पश्चात विद्यमान साझेदारों के मध्य असेट्स एंड लायबिलिटीज यानी संपत्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा कर दिया जाता है। जो विद्यमान साझेदार होते हैं, मिनिमम 2 होंगे, 2 या 2 से अधिक जो जितने भी साझेदार हैं, उनके मध्य जो फर्म का विघटन होता है, उसके पश्चात में जो संपत्तियाँ होती है, जो दायित्व होते हैं, उनका विघटन होने के पश्चात उनका बँटवारा विद्यमान साझेदारों के मध्य उनके लाभ विभाजन अनुपात या पूँजी के अनुपात में कर दिया जाता है। अब देखो, फर्म का विघटन किस प्रकार से होता है। ये फर्म का विघटन निम्न कारणों से होता है। देखो, इसमें 5 प्रकार के रीज़न होते हैं। एक तो होता है समझौते द्वारा विघटन किया जाता है, एक अनिवार्य विघटन होता है, एक अनिश्चितता की स्थिति होने पर होता है, सूचना द्वारा विघटन होता है और न्यायालय द्वारा विघटन होता है। अब देखो, इसमें जो समझौते द्वारा विघटन होता है, उसमें पार्टनर्स की सहमति के द्वारा विघटन किया जाता है, ठीक है। सेकंड है अनुबंध के पूर्ण होने पर, जैसे मान के चलो कोई पार्टनरशिप फर्म 1 साल के लिए बनी है, 2 साल के लिए बनी है या किसी कोई प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बनी है, वो प्रोजेक्ट या परियोजना पूरी हो जाती है, उसके पश्चात में अनुबंध कंप्लीट हो जाता है इनका, तो स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक ही फर्म का विघटन हो जाता है। अगला है अनिवार्य विघटन। अनिवार्य विघटन में क्या होता है, देखो, अगर कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, तो फर्म का अनिवार्य रूप से विघटन करना होगा। व्यापार गैर कानूनी होने पर, अब साझेदारों में दिवालिया होने की स्थिति ये होती है, अगर 2 ही पार्टनर हैं, तो अगर एक साझेदार दिवालिया हो गया, तो फर्म का विघटन हो जाएगा, क्योंकि एक साझेदार व्यापार नहीं कर सकता। और अगर 5 साझेदार हैं, जिसमें अगर 2 दिवालिया हो जाते हैं, तो फर्म अपना व्यापार चालू रख सकती है। शत्रु देश के साथ व्यापार करने पर, अगर भारत के साथ में किसी शत्रु देश का व्यापार किया जाता है, शत्रु देश से व्यापार किया जाता है, तो उस स्थिति में फर्म का विघटन किया जा सकता है। और अगला है अवधि समाप्ति का पूर्ण होने पर, अगर अवधि समाप्त हो जाती है इनकी, तो फर्म का विघटन हो जाता है। साझेदार की मृत्यु या दिवालिया होने पर भी फर्म का विघटन हो जाता है। अगला है सूचना द्वारा विघटन, यानी स्वैच्छिक रूप से सभी साझेदार, 2 या 2 से अधिक साझेदार या सभी साझेदार आपस में मिलकर स्वैच्छिक रूप से फर्म का विघटन कर सकते हैं। लास्ट है न्यायालय द्वारा विघटन। देखिए, न्यायालय द्वारा विघटन उस स्थिति में किया जाता है जब साझेदार पागल हो जाता है या व्यापार में किसी प्रकार का कुप्रबंध या मिसमैनेजमेंट हो जाता है या कर्तव्यों का पालन कोई पार्टनर नहीं कर पाता है, व्यापार लगातार यानी कंटिन्यू हानि में हो रहा हो, तो उस स्थिति में फर्म का विघटन करना लाभदायक होता है, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे साझेदारी विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन में मेजर डिफरेंस कौन कौन से होते हैं। देखिए, साझेदारी विघटन होती है और साझेदारी फर्म का विघटन में क्या क्या वेरिएंस होते हैं वो देखते हैं। यानी व्यवसाय की समाप्ति
साझेदारी विघटन के अंतर्गत व्यवसाय का समापन नहीं होता है, क्योंकि उसमें मान के चलो 5 पार्टनर है, अगर 2 पार्टनर या 1 पार्टनर फर्म से अलग हो जाता है, तो उस स्थिति में पर्याप्त 2 पार्टनर रहते हैं, 2 या उससे अधिक पार्टनर शेष रहने पर फर्म का विघटन नहीं होता, व्यापार कंटिन्यू रूप से चलता रहता है। लेकिन अगर साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, तो फर्म का व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। संपत्तियों एवं दायित्वों की व्यवस्था। संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और नया बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। यानी साझेदारी विघटन के अंतर्गत तो संपत्तियों एवं दायित्वों का रेगुलेशन का कार्य किया जाता है और नया बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक पार्टनर शेष रहते हैं और वे व्यापार को कंटिन्यू रखते हैं। और साझेदारी फर्म के विघटन के अंतर्गत संपत्तियों का विक्रय किया जाता है तथा दायित्वों का भुगतान किया जाता है। यानी जो विघटन होता है फर्म का, उसमें जो व्यापार की संपत्ति होती है उनको बेचा जाता है और जितने भी लेनदार होते हैं, जितने भी फर्म के ऋण हैं या अलग अलग थर्ड पार्टी है, उनको भुगतान करने के लिए संपत्तियों का विक्रय किया जाता है। तो आगे देखेंगे किस प्रकार से किया जाता है। न्यायालय का हस्तक्षेप। सामान्यतः इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि साझेदारी का विघटन आपसी समझौते के द्वारा होता है। फर्म का विघटन न्यायालय के आदेश द्वारा किया जाता है, जो अभी देखा था लास्ट पेज में, तो किस प्रकार से न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। आर्थिक संबंधों में परिवर्तन। साझेदारों के मध्य आर्थिक संबंध जारी रहते हैं, किंतु परिवर्तित रूप से होते हैं। साझेदारों के मध्य आर्थिक संबंध समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अगर फर्म का विघटन हो जाएगा, फर्म समाप्त हो जाएगी, तो साझेदारों के मध्य किसी प्रकार का आर्थिक संबंध मौजूद नहीं रहेगा। पुस्तकों का बंद होना। व्यवसाय के समाप्त न होने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं होती है। जब तक व्यवसाय समाप्त नहीं होगा, पुस्तकों को किसी प्रकार से बंद नहीं किया जाएगा। अगर फर्म का विघटन हो जाता है, फर्म का विघटन होने पर व्यापार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस स्थितियों में व्यापार की या फर्म की बहियों को या खाता पुस्तकों को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक परिचय। अब नेक्स्ट देखते हैं खातों का निपटारा किस प्रकार से किया जाता है, यानी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का किस प्रकार से किया जाता है। साझेदारों के मध्य समझौते के आधार पर साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 के प्रावधान लागू होते हैं। देखो इसमें जो प्रावधान होते हैं, जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 की जो सेक्शन है 48, उसके नियम लागू होते हैं। अब इसमें सर्वप्रथम क्या होता है कि हानियों का व्यवहार किस प्रकार से करेंगे और संपत्तियों का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। देखो अगर व्यापार में हानि है, तो हानि पूंजी में कमी सहित देय होंगे। अगर तो हानि हो रही है तो पूंजी में कमी सहित देय होंगे। सर्वप्रथम तो लाभों में से देंगे, उसके पश्चात साझेदारों की पूंजी में से देंगे, अगर लाभों से हानियों का पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो। अंत में अगर आवश्यकता हो तो साझेदारों द्वारा अपने लाभ विभाजन अनुपात में व्यक्तिगत रूप से देंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है, अगर हानि हो रही है तो सर्वप्रथम लाभों में से उनका समायोजन किया जाएगा, जो लाभ है पिछले वर्षों के। अगर वो भी पर्याप्त नहीं है तो उसके पश्चात साझेदारों की पूंजी में से समायोजन किया जाएगा। अगर वो भी पर्याप्त नहीं है तो साझेदारों द्वारा अपने लाभ विभाजन अनुपात में व्यक्तिगत रूप से चुकाएंगे। नेक्स्ट है संपत्तियों का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। फर्म के ऋण का अन्य पक्षों का भुगतान करेंगे। यानी जो फर्म द्वारा ऋण लिया गया है अन्य पक्षों से, सर्वप्रथम जो संपत्तियां हैं उनको बेचने से जो पैसा आया है, फर्म के ऋणों का भुगतान किया जाएगा। ठीक है। साझेदारों द्वारा दिया गया अग्रिम, यानी पूंजी से भिन्न अगर कोई लोन है, ऋण है, तो प्रत्येक पार्टनर्स को आनुपातिक भुगतान होगा। यानी जो साझेदार पार्टनर्स द्वारा कोई अग्रिम दिया गया है, यानी लोन दिया गया है, तो प्रत्येक पार्टनर्स को आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाएगा। उसके पश्चात पूंजी खातों में जो साझेदारों को देय है, प्रत्येक साझेदार को आनुपातिक भुगतान होगा। लास्ट में है शेष राशि अगर कोई हो तब सभी पार्टनर्स को उनके लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित होगा। ठीक है। अब इसमें नोट दे रखा है, इस तरह संपत्तियों के विक्रय से वसूल राशि साझेदारों से अंशदान के साथ आवश्यकता होने पर इसका उपयोग सर्वप्रथम फर्म के बाह्य दायित्वों, यानी जो संपत्ति के विक्रय से जो राशि प्राप्त हुई है, उसमें सर्वप्रथम जो फर्म के एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, जैसे लेनदार है, लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी बैंक अधिविकृत है या बिल्स पेबल है, तो उनके भुगतान किया जाएगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो सुरक्षित ऋण है यानी सिक्योर्ड लोन है, उसका भुगतान अनसिक्योर्ड लोन से पहले होगा। यानी सुरक्षित ऋण का भुगतान असुरक्षित ऋण से पहले होगा, उसके पश्चात में असुरक्षित ऋण का भुगतान होगा। शेष राशि अगर कोई बच जाती है तो इसका प्रयोग साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण तथा अग्रिम के भुगतान के लिए होगा। यानी जो अगर शेष राशि संपत्तियों के विक्रय के पश्चात बच जाती है, इनका भुगतान करने के पश्चात में, तो प्रत्येक साझेदार द्वारा जो फर्म को ऋण दिया गया है या अग्रिम दिया गया है, उसका भुगतान किया जाएगा। अपर्याप्त राशि होने पर आनुपातिक भुगतान होगा। अगर राशि अपर्याप्त रह जाती है तो आनुपातिक भुगतान किया जाएगा। अगर कोई राशि बच जाती है तो उसका उपयोग कैपिटल अकाउंट के निपटान हेतु होगा।
अंत में अगर फिर भी राशि बची रह जाती है, संपत्तियों को बिक्री पर जो राशि प्राप्त हुई है, अगर उनमें से कोई राशि शेष रह जाती है तो पार्टनर्स के मध्य लाभ विभाजन रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया करने के पश्चात में अगर कोई शेष राशि बचती है तो उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करें व्यक्तिगत ऋण तथा फर्म के ऋण। देखो, व्यक्तिगत ऋण और फर्म के ऋण क्या होते हैं। अगर फर्म में से कोई पार्टनर कोई राशि लोन के रूप में लेता है पर्सनल रूप में, तो वह व्यक्तिगत ऋण कहलाता है। और फर्म द्वारा किसी अन्य संस्थान से ऋण लिया जाता है, जैसे बैंक से ले लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया, तो वो फर्म के ऋण कहलाते हैं। अब इसमें ये दोनों ऋण हैं, साथ साथ होने पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा यानी सेक्शन 49 के प्रावधान लागू होते हैं। यानी इस प्रकार व्यक्तिगत ऋण तथा फर्म के ऋणों में पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 49 के प्रावधान लागू होते हैं। देखो, फर्म की संपत्तियों का प्रयोग इसमें किस प्रकार से करेंगे। देखो, फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए होगा, यानी जो संपत्तियां हैं उनका भुगतान ऋणों के लिए होगा, तथा अधिक की राशि होने पर साझेदारों में उनके दावों के अनुसार विभाजित होंगे तथा इसका उपयोग अन्य अनेक व्यक्तिगत दायित्वों के भुगतान हेतु होगा। अगर साझेदार की निजी संपत्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम उसके निजी ऋणों के लिए होगा। अगर साझेदार की निजी संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है, यानी संपत्तियों को बिक्री के पश्चात भी अगर राशि शॉर्ट पड़ जाती है, तो साझेदारों की निजी संपत्ति का उपयोग किया जाता है। उसमें शेष राशि बची हुई होने पर उसका उपयोग फर्म के ऋणों के लिए होता है। यानी इसमें सिचुएशन ये होती है कि अगर दायित्व संपत्तियों से ज्यादा होने पर निजी संपत्ति का उपयोग किया जाता है। अब इसमें नोट दे रखा है, अगर फर्म की असेट्स एंड लायबिलिटीज के अनुपात भुगतान करने हेतु पर्याप्त नहीं हो तो साझेदार द्वारा निजी संपत्ति से चुकाई जाएगी। इसमें कहने का तात्पर्य यह है, अगर जो संपत्ति है वह दायित्वों के भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है, यानी दायित्व ज्यादा है तथा संपत्ति का मूल्य कम है, तो प्रत्येक साझेदार द्वारा उनके लाभ विभाजन अनुपात में निजी संपत्ति का उपयोग किया जाएगा, यानी निजी संपत्ति से दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। अब इसमें एक चीज दे रखी है कि साझेदारों की पत्नी तथा बच्चों की संपत्ति इसमें शामिल नहीं होगी। अगर किसी साझेदार की संपत्ति में पत्नी व बच्चों की संपत्ति को शामिल किया जाता है तो वो गलत होता है। तो इस संबंध में जो निजी संपत्ति है वो केवल पार्टनर्स की होगी, ना कि उनके बच्चों की या पत्नी की। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट है गार्नर बनाम मुर्रे सिद्धांत। देखिए, गार्नर बनाम मुर्रे नियम है। इसमें क्या हुआ था कि जो पार्टनर्स जो साझेदारी फर्म थी उनका मैटर क्या कि न्यायालय में चला गया था, यानी कोर्ट में चला गया था। उसमें एक साझेदार दिवालिया हो गया था, तो बाकी के साझेदार जो बाकी के पार्टनर्स थे उनके द्वारा फर्म के जो ऋण थे, दायित्व थे, उनका भुगतान नहीं किया जा रहा था। तो कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो साझेदार अगर दिवालिया हो जाता है, उसकी लायबिलिटी चुकाने में अगर उसकी निजी संपत्तियां भी पर्याप्त नहीं होती है तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। उसके पश्चात में जो दिवालिया साझेदार के अलावा जितने शेष साझेदार हैं, जितने दायित्व है, वे उनके लाभ विभाजन अनुपात में वहन करेंगे। दिवालिया साझेदार को इस कार्य से मुक्त कर दिया जाता है क्योंकि उसके पश्चात किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रहती है। देखो, किसी साझेदार की उसके पूंजी खाते में कमी होने पर योगदान में असमर्थता हो जाती है, यानी जो उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसमें पर्याप्त पूंजी नहीं रहती है, निजी संपत्तियां को बेचने के पश्चात में पर्याप्त पूंजी नहीं रहती है, तो इस संबंध में उसको दिवालिया घोषित किया जाता है। तो इस संबंध में उसका जो कैपिटल अकाउंट का डेबिट शेष रहता है, जिससे वह दिवालिया घोषित हो जाता है। असमर्थ होने पर वह साझेदार दिवालिया हो जाता है, जिससे यह फर्म के लिए एक पूंजीगत हानि होती है। अगर कोई पार्टनर्स दिवालिया हो जाते हैं तो फर्म के लिए पूंजीगत हानि होती है, क्योंकि शेष पार्टनर्स द्वारा उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में वहन किया जाता है। इसमें पूंजीगत हानि को शेष पार्टनर्स द्वारा गार्नर बनाम मुर्रे नियम के अकॉर्डिंग उनके पूंजी के अनुपात में सहन किया जाएगा। अब इसमें नोट दे रखा है, अगर दिवालिया साझेदार के संबंध में जब फर्म का विघटन होता है, अगर कोई दिवालिया साझेदार हो जाता है, अगर फर्म का विघटन करने का कार्य किया जाता है, जब पुस्तकों में कोई व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि उससे किसी प्रकार की लायबिलिटी का भुगतान नहीं किया जाता है, क्योंकि वो दिवालिया हो जाता है, तो इस संबंध में किसी प्रकार की एंट्री दिवालिया साझेदार के संबंध में नहीं की जाएगी। अब देखो, लेखांकन व्यवहार किस प्रकार से किया जाएगा एंड ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग। फर्म का विघटन होने पर खाते पुस्तकें होती है जो बंद कर दी जाती। अभी ऊपर पढ़ा था कि अगर फर्म का विघटन हो रहा है तो जो बुक्स है, खाता बही है, वो बंद कर दी जाएगी। और अगर साझेदारी का विघटन हो रहा है तो साझेदारी के विघटन में किसी प्रकार की पुस्तकें बंद नहीं की जाती है। पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करके उनका समायोजन किया जाता है तथा संपत्तियों की वसूली तथा दायित्वों के भुगतान के पश्चात होने वाले लाभ व हानि की गणना हेतु वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट तैयार किया जाता है। देखो, जब फर्म का विघटन होता है उसमें सर्वप्रथम जो संपत्तियां होती है उनको बेचा जाता है। ठीक है,
अब वो संपत्ति किस प्रकार से बेची जाएगी, या बाह्य पक्षकार को बेची जाएगी, या जो वर्तमान पार्टनर्स है वो भी खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, वो चीज़ आगे देखेंगे। अब इन दायित्वों का भुगतान करने के लिए संपत्तियों को बेचा जाता है। बेचने के पश्चात जो राशि प्राप्त होती है, उनके संबंध में लाभ या हानि याद करने हेतु एक रियलाइजेशन अकाउंट तैयार किया जाता है, यानी वसूली खाता तैयार किया जाता है। वसूली खाते से प्राप्त लाभ या हानि को साझेदारों के पूंजी खातों यानी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है उनके लाभ विभाजन अनुपात में। यानी जो रियलाइजेशन अकाउंट तैयार किया जाता है, उसे जो लाभ या हानि प्राप्त होती है, हो सकता है लाभ भी हो सकता है, हानि हो सकती है। अगर दायित्व ज़्यादा होंगे तो हानि होगी, अगर दायित्व कम होंगे तो लाभ होगा। तो उनके लाभ विभाजन अनुपात में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह खाता संपत्तियों की बिक्री, दायित्वों का भुगतान तथा वसूली व्यय को रिकॉर्ड करता है। यानी जो रियलाइजेशन अकाउंट है, उसके अंतर्गत संपत्तियों की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई है, दायित्वों के भुगतान की कितनी राशि है तथा वसूली व्ययों को रिकॉर्ड करने का कार्य किया जाता है। यानी जो संपत्तियों को बेचेंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें वसूल जो कई प्रकार के खर्चे होंगे, तो उस संबंध में वसूली व्यय को भी रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट का प्रारूप देखते हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट यानी जो वसूली खाता है, उसमें दो पक्ष होते हैं, डीआर सीआर होते हैं। डीआर में पर्टिकुलर अमाउंट आएगी और सेम इधर पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगी। अब सीआर साइड ये देखें तो इसमें बैंक लोन मोर्टेज आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बिल्स पेबल आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कोई तो वो आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आ जाएंगे, केस या बैंक सेल ऑफ असेट्स यानी संपत्ति की बिक्री पर अगर केस प्राप्त हो तो केस आ जाएगा, और अगर चेक प्राप्त हुआ तो चेक आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, असेट्स टेकन बाय अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर द्वारा संपत्ति खरीदी गई है या ली गई है तो उसकी राशि आ जाएगी। अगर किसी प्रकार अगर लॉस होता है तो लॉस सीआर साइड आएगा, और अगर प्रॉफिट हुआ है वो डीआर साइड आएगा। अगर लॉस हो रहा है तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। लॉस टू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर किसी प्रकार का परिवर्तित फंड है, अगर उसमें लॉस हो रहा है तो लॉस इस साइड आ जाएगा, टोटल कर देंगे। डीआर साइड देखें तो इसमें इंटेंजिबल असेट्स आ जाएगी, यानी अदृश्य संपत्ति आ जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स आ जाएगी, लोन टू अदर पार्टीज आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बीआर आ जाएगा, सन्ड्री डेटर्स आ जाएंगे, या केस या बैंक आ जाएगा, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज जो यानी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं या केस में कर रहे केस आएगा, चेक से कर रहे बैंक आ जाएगा, केस या बैंक। अगला है पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, यानी जो अनरिकॉर्डेड दायित्व है उनका पेमेंट करना है, वो इसमें आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट है तो वो आ जाएगा। लाइबिलिटी अज्यूम्ड बाय द पार्टनर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर किसी कोई लाइबिलिटी है, उसका भुगतान या उसका दायित्व किसी पार्टनर द्वारा लिया गया है तो वो इसमें आ जाएगा। यानी ये प्रोफोर्मा आपके सामने है, वसूली खाता का प्रोफोर्मा आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें एंट्री किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं। देखो जनरल एंट्री किस प्रकार से करेंगे। ऑल असेट्स अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग कैश बैंक एंड द assets if any are closed by transfer to the debit of realization account at their book value, यानी जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है उसमें कैश होता है, बैंक होता है, यानी जो कृत्रिम संपत्ति होती है, अगर उनको ट्रांसफर करना है तो डेबिट साइड में उनकी एंट्री कर देंगे, यानी बुक वैल्यू पर, पुस्तक मूल्य पर कर देंगे। इट मे बी नोटेड दैट सन्ड्री डेटर्स आर ट्रांसफर्ड एट ग्रोस वैल्यू, यानी जो विविध देनदार है वो सकल मूल्य पर आएंगे, और एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट अलोंग विथ लायबिलिटी साइड। यानी अब ऊपर देख लिया था कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो शेयर साइड में आएंगे, लायबिलिटी साइड में। The same thing will apply to fixed assets if provision for depreciation account is mentioned, यानी जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो फिक्स एसेट में किस प्रकार से आएगा। देखो इसमें एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट इंडिविजुअली, यानी जो व्यक्तिगत रूप से संपत्ति है उसकी एंट्री हो जाएगी। फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, अगर दायित्वों को ट्रांसफर करना है, ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी यानी जो बाह्य दायित्व हैं, अकाउंट्स इंक्लूड प्रोविजन, इसमें प्रावधान शामिल है, इफ एनी आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देम टू द क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी इसकी एंट्री होगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी किस प्रकार के बाह्य दायित्व है उनका भुगतान किया जाता है तो एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटीज यानी व्यक्तिगत रूप से टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर संपत्ति को बेचा जाता है, अगर तो
सेम वैल्यू पर उसकी एंट्री होगी। मान के चलो कोई संपत्ति 20,000 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो 20,000 रुपये की एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे। इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर द्वारा संपत्ति ले ली जाती है, यानी थर्ड पक्षकार को नहीं बेचा जाता है, अगर कोई पार्टनर फर्म की संपत्ति को खरीद लेता है, तो जिस मूल्य पर विथ द अमाउंट असेट्स आर टेकन, और यानी जिस मूल्य पर पार्टनर द्वारा संपत्ति को लिया गया है उसकी एंट्री हो जाएगी। इसमें आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर दायित्व का भुगतान करना है फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विथ द अमाउंट एज विथ सेटल्ड, यानी जो दायित्वों का सेटल किया गया है उस राशि का इसमें एंट्री होगा। फॉर ए लायबिलिटी विच ए पार्टनर टेकन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज, अगर किसी पार्टनर द्वारा दायित्व के भुगतान का जिम्मेदारी ली गई है तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर सेटलमेंट विथ द क्रेडिटर थ्रू ट्रांसफर ऑफ असेट्स व्हेन ए क्रेडिटर एक्सेप्ट एन असेट्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, नो जनरल एंट्री। मान के चलो अगर किसी पार्टनर कोई लेनदार है, अगर किसी लेनदार द्वारा इस संपत्तियों के सेटलमेंट हेतु पूर्ण रूप से संपत्ति को स्वीकार किया जाता है, पूर्ण रूप से तथा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, तो इस संबंध में किसी प्रकार की एंट्री नहीं की जाती है। ठीक है, बट if the creditor accepts an assets only as part payment of his or her dues, the entry will be made for cash payment only। for example, देखिए अगर कोई पार्टनर है, सॉरी कोई लेनदार है, अगर वो संपत्ति के रूप में मान के चलो कोई संपत्ति 10,000 रुपये की है, उसका दायित्व 10,000 रुपये बनता है। ठीक है, लेकिन कोई ऑफिस इक्विपमेंट उसको 8,000 रुपये का ऑफिस इक्विपमेंट दिया गया है, 2,000 रुपये उसको कैश दिया गया है, तो इस संबंध में सिर्फ एंट्री केस की होगी, 2,000 रुपये की ही होगी। 8,000 रुपये उस द्वारा जो संपत्ति दी गई है उसकी एंट्री नहीं होगी। इसमें एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाउएवर when a creditor accept an asset whose value is more than the due amount, she pay cash to the firm for the difference for which the entry will be। देखिए क्या होता है, मान के चलो कोई लेनदार है, उसका लेनदार की राशि है 20,000 रुपये और संपत्ति का मूल्य 25,000 रुपये। अगर उस लेनदार द्वारा संपत्ति खरीद ली जाती है या उसको भुगतान किया जाता है, तो संपत्ति का मूल्य 25,000 है और उसकी राशि है उसको चुकाना है 20,000 रुपये, तो 5,000 रुपये एक्सेस हो गए, तो 5,000 रुपये जो लेनदार है वो फर्म को चुकाएगा, यानी जो 5,000 रुपये ज्यादा उसको वैल्यू है संपत्ति की, तो उसके बदले में 5,000 रुपये वो फर्म को देगा। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरह से फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, अगर वसूली करने में किसी प्रकार का खर्चा होता है तो उस संबंध में किस प्रकार से एंट्री होगी। देखो, व्हेन सम एक्सपेंसेज आर इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म इन द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इसमें एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर पेड बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अगर किसी पार्टनर द्वारा फर्म के बिहाफ पर भुगतान किया जाता है तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन ए पार्टनर हैज एग्रीड टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, यानी किसी पार्टनर द्वारा अगर जो वसूली के वे हैं अगर उसको वहन करने के लिए वो सहमत हो जाता है, तो इस संबंध में इफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज इज मेड बाय द फर्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगी। इस तरीके से नेक्स्ट है इफ द पार्टनर हिमसेल्फ पेज द रियलाइजेशन एक्सपेंसेज नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, यानी जो पार्टनर है अगर वो स्वयं ही भुगतान करता है खर्चों का, तो इस संबंध में किसी प्रकार की एंट्री नहीं होगी। अब नोट है इसमें इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हु इज पेइंग द एक्सपेंसेज, इट इज implied that expenses are paid by the partner who has agreed to bear expenses। इसमें क्या रखा है, अगर किसी प्रकार के प्रश्न में कोई इंफॉर्मेशन या सूचना नहीं दे रखी है कि एक्सपेंसेस वे कौन वहन करेगा, तो इस संबंध में पार्टनर अगर सहमत होता है तो वो एक्सपेंसेस वहन करेगा। फॉर एग्रीड रेम्यूनरेशन एट सच पार्टनर हु एग्रीज टू अंडरटेक द डिसोल्यूशन वर्क, अगर किसी जो समापन के कार्य के रूप में किसी पार्टनर को अगर कोई पारिश्रमिक दिया जाता है तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर रियलाइजेशन ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, यानी जो अनरिकॉर्डेड असेट्स है यानी उसका लेखन नहीं किया गया है, जैसे मान के चलो गुडविल है उसका लेखन नहीं हो, तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, यानी जो अनरिकॉर्डेड दायित्व है उनका अगर सेटलमेंट करना है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रियलाइजेशन, देखिए अगर
संपत्तियों को बेचने पर लाभ होता है यानी शेयर बैलेंस शेष रहता है, तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड व्यक्तिगत रूप से हो जाएगी प्रत्येक पार्टनर के उनके लाभ विभाजन अनुपात में। अगर संपत्तियों को बेचने पर लाभ होता है, शेयर बैलेंस शेष रहता है, तो प्रॉफिट होगा, तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर लॉस होता है, इसका विपरीत होता है, डीआर बैलेंस शेष रहता है, तो इसकी विपरीत एंट्री होगी। विपरीत एंट्री में आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पार्टनर का नाम आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है फॉर सेटलमेंट ऑफ लोन बाय ए फर्म टू ए पार्टनर, यानी किसी लोन का अगर सेटलमेंट किया जाता है फर्म द्वारा, तो उसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर, यानी फर्म द्वारा अगर किसी पार्टनर का सेटलमेंट किया जाता है, तो उसमें एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट लोन टू पार्टनर्स अकाउंट फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर किस प्रकार की जनरल रेशियो है, उनको डिवाइडेशन करना है, तो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइडेड कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्यक्तिगत रूप से फॉर ट्रांसफर ऑफ, यानी किसी प्रकार की कृत्रिम संपत्ति हो, इफ एनी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी किसी प्रकार की कृत्रिम संपत्ति होने पर उनका डिवाइडेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स के रूप में कर देंगे, यानी व्यक्तिगत रूप से पार्टनर को कर देंगे। फॉर पेमेंट ऑफ लोन ड्यू टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का लोन है, तो उस संबंध में एंट्री करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी पार्टनर्स द्वारा अगर फर्म को लोन दी गई है, तो उसको भुगतान करने के लिए एंट्री हो जाएगी। और सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट, देखो if the partner's capital account shows a debit balance after posting of rebound entries from he bring in the necessary case for which the entry will be, यानी सेटलमेंट करने के पश्चात में अगर रिबाउंड एंट्रीज करनी हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। द बैलेंस इज पेड टू पार्टनर्स हुज कैपिटल अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है, एनडीआर बैलेंस में तो हानि होती है और शेयर बैलेंस में लाभ होता है। अगर शेयर बैलेंस है, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी व्यक्तिगत रूप से। It may be noted that the aggregate amount finally payable to the partners must equal to the amount available in bank and cash account. Thus, all account of a firm are closed in case of dissolution, यानी जो भी फर्म का समापन होता है, उसमें अगर किसी प्रकार का बैंक या कैश अकाउंट में बैलेंस शेष है, तो उसका भुगतान किया जाता है और उसके पश्चात में खाता बहियों को बंद कर दिया जाता है, यानी इक्वल रूप से दिया जाता है। ठीक है, तो आपके ये समझ में आ चुका होगा, यानी फर्म के विघटन पर किस प्रकार से लेखांकन व्यवहार किए जाते हैं, किस प्रकार से वसूली खाता तैयार किया जाता है, साझेदारी विघटन क्या होता है, और साझेदारी फर्म का विघटन किस प्रकार से किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या क्या रीजन इसके पीछे होते हैं, आदि चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हल करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हल करने के पश्चात में आपको अच्छी तरह से इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।